नमस्कार, आप देखें इनमी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। तो चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक का आयोजन किया है और जिसमें परियोजना निर्देशक डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल समेत संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायत विभाग और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनी की सड़कों के साथ साथ निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए ताकि सड़कें मजबूत रहें और ग्रामीणों को असुविधा का सामना न करना पड़े। आबादी के मध्य में आ चुके पुराने तालाबों को भी प्राथमिकता के साथ साफ करें और जिससे पशुओं को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से निजात मिल सके। साथ ही प्रदेश के हर गांव को प्रत्येक गली का सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने की ड्यूटी ग्राम सचिवों की लगाई जाएगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पशु मेला जिला भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पशु मेला पहले हुए सभी पशु मेलों से बेहतर होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पशु मेले में आने वाले किसानों के मनोरंजन, खान पान और हर रोज पशु मेला में 5000 किसानों के आने जाने की व्यवस्था भी की जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय पशु मेला के प्रचार के लिए होर्डिंग, रेडियो, मोबाइल, SMS के माध्यम से लोगों को बताया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पशु मेले में पहुंच सके। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनेगी। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यूपी में पहले से अधिक सीटें बीजेपी को मिलेगी और उत्तराखंड और मणिपुर में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी, जबकि पंजाब में बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि आज से 1 से 9वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जबकि 10वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। उसमें स्थिति ठीक चल रही है। यौवन पर हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे नज़दीक जो है उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। जितनी सीटें पिछली बार थी उससे बढ़ के सीटें आएंगी, मेरा पूरा विश्वास है इसमें। और जहाँ उत्तराखंड है, निश्चित तौर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। साथ ही लगता पंजाब है, पंजाब में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मणिपुर के बारे में जो वहाँ के प्रभारी हैं अपने भूपेंद्र यादव जी, एक दिन वो और हम इकट्ठे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बड़े बहुमत के साथ बीजेपी वहाँ पे सरकार बना रही है। इसमें सर आप देखिए, जो नॉर्म पहले से थे वो उन सभी नियमों का पालन उसी प्रकार से किया जाएगा। और पहले हमने 10वीं से 12वीं तक के खोल दिए थे और वो ठीक से चल रहे हैं। और अभी हमने पहली से 9वीं तक के क्लास के जो है सारी क्लास से खोल दिए। आज से बच्चे आने शुरू होंगे और उपस्थिति कैसी रही हो तो भी आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन सभी में उत्साह है, बच्चों में भी, अभिभावकों में भी, और टीचरों की भी ऐसी इच्छा थी कि खुलना चाहिए। तो सभी की मांग भी थी और जिस प्रकार का माहौल है, कोविड के का संक्रमण जो है वो बहुत कम होता जा रहा, तो उसको देखते हुए उसको खुलने का निर्णय लिया। सर, बच्चों में और टीचरों में वैक्सीन की क्या स्थिति है? देखिए, बच्चों में मैं समझता हूँ 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं और टीचर भी मैं समझता हूँ कि 98% के आसपास वैक्सीनेट हो चुके हैं। सरकार ने 2 मार्च से सेशन का निर्णय कर लिया है और सरकार की पूरी तैयारी है। जैसे पहले से सरकार की तैयारी होती है वैसे सरकार की तैयारी निश्चित तौर से विपक्ष सवाल पूछेगा और सरकार उसका जवाब देगी। तो बजट को लेके क्या रहेगा हरियाणा बजट? देखिए, अब तक जितने भी बजट रहे हैं वो बहुत ही अच्छे बजट प्रस्तुत हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई परंपरा शुरू की है
जब पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया तो उन्हें सभी विधायकों को सुझाव के लिए बुलाया था, और उसके बाद भी उन्होंने हर बार विधायकों से सुझाव लिए और उन सुझाव को इम्प्लीमेंट भी करते हैं हर बार। और जब वो पड़ा उत्तर देते हैं तो उस टाइम उसकी जानकारी देते हैं कि किस विधायक ने क्या सुझाव दिया था। और अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे भी उन्होंने सुझाव मांगे, तो माननीय मुख्यमंत्री सबकी सहमति के साथ ही बजट को। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर विभिन्न मामलों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने बुजुर्गों को पेंशन न मिलने पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को लेकर मनोहर सरकार को घेरा है। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है। हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी पड़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी भी। रबी का तो इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक तरह से गिरदावरी नहीं। इन्होंने असेसमेंट किया कि 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा। ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूं, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला। वही कंपनसेशन दिया है और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई ना, तो निकासी का कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं। ये बहुतों की तो रबी की मतलब बिजाई भी नहीं हुई, यह इतना काम खराब है। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी का मामला है, आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है और लगातार चलता आ रहा है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, शायद असेंबली में उन्होंने कहा कि ये CMI जो है वो प्राइवेट एजेंसी है, उसकी हम वो करेंगे, शायद अखबार में पढ़ा था, शायद मुकदमा करेंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आते कि CMI की रिपोर्ट का यूपी में तो वहां के मुख्यमंत्री हर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी CMI की रिपोर्ट ये है, बेरोजगारी दर ये है, और यहाँ कह रहे CMI की रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करते। तो कौन सी बात ठीक है? एक की तो गलत है, या तो हरियाणा सरकार गलत कह रही है या यूपी सरकार गलत कह रही है। लेकिन एक हकीकत है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से हरियाणा में बढ़ रही है। जैसे बुढ़ापा पेंशन का जो परिवार पहचान पत्र है, उसके बहाने से बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई, और 2-2 महीने से तो अभी पेंशन मिली नहीं। कल बयान आया, बताते भी इतने दिन में मिलेगी, लेकिन वो बहुत सारे जो जिनको मिलनी चाहिए वो उससे वंचित है। आंगनबाड़ी वर्कर्स MLO का घेराव कर रहे हैं। वो कुछ नहीं मांग रही, वो मांग रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने असेंबली में आश्वासन दिया था उनको, उसका इजाफा मांग रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इजाफे की बात कही थी, वो मांग रहे हैं। कोई नई चीज नहीं मांग रहे, लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गुमराह करने के लिए एक सबसे बड़ा धोखा जो है वो हरियाणा के युवाओं के साथ आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि 75% हमने प्राइवेट उसमें किया, हालांकि वो स्टे कर रखा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश ऐसा, कई बार मैं कह चुका हूं कि जो डोमिसाइल कहो या सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस कहो, जो 15 साल का है सारे प्रदेशों में, इन्होंने वो घटाकर इस काम के लिए 5 साल कर दिया, 75%। इसका मतलब हरियाणा के यूथ को क्या लाभ होगा? हरियाणा के यूथ का लाभ कोई नहीं है। बल्कि हमने जो किया था
HSEMP 2011 में हमने ये कहा था कि 75% जो है हरियाणा डोमिसाइल को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो उसमें सब थे इंक्लूडेड। इसमें तो 5 साल, नकदी 5 साल, तो आज कोई कहीं से आया, एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा जवान हो गया, 5 साल में हो गया, उसको बेनिफिट मिलेगा। हरियाणा के यूथ का क्या बनेगा? ये हरियाणा के यूथ को गुमराह किया जा रहा है। इसी प्रकार से खाली पद भरे नहीं जा रहे, जो घोटाले हुए हैं वो तो आपको मालूम ही है, चाहे वो सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज कमीशन हो, चाहे HPSC हो। खाली ऑफिसर के बदलने से तो नहीं घोटाला खत्म होता। ये रिपोर्ट जो है, मैं हमने मांग करते हो भाई CBI की इंक्वायरी। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की राष्ट्रीय महासचिव चित्रा सरवारा ने हाल ही में हुई घोषणा पर CM को कुछ कहा है। साथ ही आपको बता दें कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि अंबाला सदर क्षेत्र में 31 वार्डों में 24 ओपन जिम लगवाए जाएंगे और इस व्यवस्था को बेहतर उपयोगिता के लिए चित्रा सरवारा ने कुछ सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि इसके लिए हरियाणा के CM मनोहर लाल की चिट्ठी लिखी गई है। 3 सुझाव दिए गए हैं। ओपन जिम बनाते हुए जिम में व्यायाम यंत्रों के ऊपर कैनोपी का प्रावधान है। साथ ही व्यायाम यंत्रों को थोड़े से एलिवेटेड लेवल पक्के फर्श पर स्थापित किया जाए। टेंडर में सामान की गुणवत्ता और सरकारी स्पेसिफिकेशन के अनुरूप सामान के इस्तेमाल सुनिश्चित हो। ये सभी बातें CM को लिखी गई चिट्ठी में कहा गई है। नमस्कार। कल के अखबारों में एक खबर आई हुई थी कि अंबाला कैंट में हमारे आदरणीय मंत्री अनिल विज जी ने जो है लगभग 24 ओपन जिम्स का एक अनाउंसमेंट किया है कि शहर के अलग अलग पार्क में वो ओपन जिम स्थापित करेंगे। ओपन जिम्स जो हैं अक्सर हम देखते आए हैं पार्क्स में, स्पेशली कैंटोनमेंट से जुड़े हुए पार्क्स में। तो ये आइडिया बहुत नया नहीं है और आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही औचित्य है और वो ये है कि जो पहले इतने सारे जिम्स खुले हैं उनसे हम कुछ सीख के अपने अगले जिम्स में अगर छोटा सा बदलाव कर लेंगे तो उनकी उपयोगिता, उनकी लाइफ जो है और उनकी जो वैल्यू है वो बहुत लंबी हो जाएगी और दूर तक चलने वाली हो जाएगी। आज हम एक ऐसे ही जिम में खड़े हैं। अभी ये कुछ समय पहले यहाँ पे लगा था और जब लगा था तो बहुत चमक रहा था, खूबसूरत था, हर चीज़ काम करती थी। लेकिन एक इसमें इशू आ गया। ये ओपन जिम जो है, ये जो ऊपर से भी जब ओपन होता है तो ये वेदर को पूरी तरह एक्सपोज्ड होता है। धूप को ले लीजिए, बारिश को ले लीजिए, ओस को ले लीजिए। और अक्सर ये इक्विपमेंट्स जो है माइल्ड स्टील से बनते हैं, MS से, जो कि किसी भी तरह से जंग रोधक मटेरियल नहीं है, स्टेनलेस स्टील नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स इसमें मूविंग पार्ट्स हैं, गरारियाँ हैं, ग्रीस चाहिए होगी। तो वो सारी चीज़ें जब ओपन रहती हैं तो डैमेज हो जाती हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो इन सब इक्विपमेंट्स का बुरा हाल है, कई चीज़ें जैम हो गई हैं। नेचुरल है, कोई चीज़ एक्सपोज रहेगी। तो ये जो वेयर एंड टेयर इतना जल्दी इस पैसे में आ जाता है, इसको लेके हमारे 3 सुझाव हैं मंत्री जी को और प्रशासन को। और हमें आशा है कि अगर वो इनसे सहमत होंगे, वो इनको यूज़ करेंगे तो इनसे। तो वहीं अंबाला में 2018 से अब तक नॉन कम्युनिकेशनेबल डिसीज प्रोग्राम के तहत आपको बता दें कि जिले के 30 वर्ष से ऊपर 5 लाख के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। और इस सर्वे में बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले में 27% लोगों को BP, वहीं 15% लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। वहीं आपको बता दें कि 4% लोगों को कैंसर के पाए गए हैं। तो इनमें से मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले हैं। अभी तक अंबाला में पहली और दूसरी स्टेज में डिटेक्शन की सुविधा उपलब्ध है और तीसरी और चौथी स्टेज में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब जल्द ही कैंसर का पूरा इलाज अंबाला कैंट में बन रहे टर्सरी केयर सेंटर में मिलेगा। सर, हमारी अंबाला डिस्ट्रिक्ट में 2018 से लेके अब तक एक कॉन्टिन्यूस सर्वे चल रहा है जिसमें कि हमारी 5 मेन जो डिजीज़ हैं, BP, शुगर और कैंसर। कैंसर में 3 मुख्य कैंसर, ओरल, ब्रेस्ट, सर्विक्स, उनका चेकअप किया जा रहा है 30 साल से ऊपर की जनसंख्या में। तो जो हमारे आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी शुगर की है वो 16% पॉपुलेशन में है, जबकि अनुमानित जो इंडिया की है वो 10 से 15% पॉपुलेशन में होती है। तो वो उतनी ही है या थोड़ी ज़्यादा है। और जो हमारा BP का है उसमें हमारा 27% आ रहा है कि हमारी जनसंख्या में 27% लोग जो हैं वो BP से ग्रस्त हैं 30 साल से ऊपर। कईयों में जो स्टेज है वो प्री हाइपरटेंसिव है, कईयों में हाइपरटेंशन है, कईयों में ज़्यादा ऊपर की स्टेज है, स्टेज 2 है। और जो हमारे कैंसर हैं वो लगभग हमारी भारत की पॉपुलेशन में वो 100 केस होते हैं पर लाख की पॉपुलेशन में। उतना ही आंकड़ा हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी आ रहा है।
और हमारी डिस्ट्रिक्ट में अनुमानित केस जो हैं लगभग वो 4000 हैं, जो फॉलोअप पे भी चल रहे हैं केस, या जो नए केस और पुराने केस मिलाकर हमारे 4000 आ रहे हैं। तो इसके आगे का सर्वे हम अभी कॉन्टिन्यूएशन में कर रहे हैं। सर, अभी तक कैंसर में हमारे प्रोग्राम के तहत कैंसर की चेकिंग हो रही थी, स्क्रीनिंग। सबसे पहले तो हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, जो सबसे प्राइमरी टेस्ट था वो हम कर रहे थे ओरल, ब्रेस्ट और सर्विक्स का। ओरल में हम मुंह का चेक करते हैं, ब्रेस्ट में हम महिला को कहते हैं कि या वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे या वो क्लिनिकल करे, और सर्विक्स में हम एक सिंपल सा टेस्ट VIA टेस्ट करते हैं जो सब सेंटर लेवल पे होता है। और उसके बाद अगर किसी का उसमें कोई सस्पिशन, उनको लगता है, कोई शक लगता है कि कोई चीज़ उसमें निकल रही है, जैसे मुंह में कोई सफ़ेद छाला हो जाना, या ब्रेस्ट में कोई गांठ बन जाना, या सर्विक्स में कोई वाइट पैच नज़र आना बच्चेदानी के मुंह में, तो उसको हम अपनी जो नियरेस्ट रेफरल फैसिलिटी है, जहाँ हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ भेजते हैं। वहाँ पे हमारी एक फैसिलिटी सुविधा है FNAC की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा चौपाल में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना काल में बेपटरी हुई कई रेलगाड़ियां अब फिर से पटरी पर दौड़ने लगी हैं, जिससे खासकर दैनिक यात्रियों को लाभ मिलेगा। 19 फरवरी से अंबाला से गुजरने वाली रेलगाड़ियां फिर से शुरू करने के लिए अब नॉर्दर्न रेलवे अंबाला तैयारी में जुट गया है। इसकी जानकारी देते हुए अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर BS गिल ने बताया कि 19 फरवरी से 3 नई गाड़ी शुरू होने जा रही हैं। इन गाड़ियों के चलने से यात्रियों को, खास करके दैनिक यात्रियों को काफी सुविधा होगी। अंबाला कनेक्टिंग जो ट्रेन हमें मिली हैं अनरिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस, उसमें पहली गाड़ी है 06997 अंबाला से दौलतपुर। ये 19 तारीख से शुरू होगी और अंबाला से ये दोपहर में 1:55 पे चलेगी और दौलतपुर ये शाम को 7:50 पहुंचेगी। इसी का जो सेकंड पेयर डाउन का है वो 06998 दौलतपुर अंबाला, ये 20 तारीख से चलेगी। दौलतपुर से ये सुबह 5:40 पे चलेगी और अंबाला ये 11:35 पे आएगी। इसी तरीके से एक गाड़ी है जो 04690 JUC से अंबाला, ये अनरिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस, ये भी JUC से चलेगी 4:45 पे और अंबाला पहुंचेगी 9:45 पे। ये 3 गाड़ियां अंबाला स्टेशन। तो खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां पर रेवाड़ी के SDM सिद्धार्थ दहिया ने कहा कि जनता दरबार में हर कोई अपनी समस्या बेझिझक होकर रखें, प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने की दिशा में पहल की जाएगी। प्रशासन द्वारा आमजन की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर उनके घर द्वार के नज़दीक करते हुए लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। SDM सिद्धार्थ दहिया गाँव काकोड़िया में लगाए गए उपमंडल स्तरीय खुला दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। गांव में हमने जनता दरबार लगाया है, उसमें 7 गांव हमने कवर किए हैं। कोशिश रही है कि जनता के बीच पहुंचकर जनता की समस्याएं मौके पर समझने और सुलझाने का प्रयास करें। और इसमें लगभग 70 के आसपास हमारे पास जो शिकायतें आई हैं या जो और कंसर्न्स आए हैं, तो कुछ एक का हल हमने कोशिश यही की है, यही निपटारा हो जाए। बाकी कुछ और एजेंसियों के माध्यम से इस कार्य में गति लाने की कोशिश करें। तो देखिए, कुछ एक शिकायतें ऐसी होती हैं कि अधिकारी को प्रोसेस में तो होती हैं, लेकिन कई बार फॉलोअप नहीं कर पाते किसी कारण से। तो वहीं रेवाड़ी में आज से पहली से 9वीं क्लास तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं और इससे पहले 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे। सरकार ने स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रखा है। साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित सहमति लेकर आनी होगी। हालांकि पहले दिन होने के कारण विद्यार्थियों की संख्या कम रही। विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़कर भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी कोई बाध्यता नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का दबाव बनाया जाएगा। स्कूल आने पर माता पिता की सहमति जरूरी होगी। साथ ही माता पिता की सहमति पर ही उनका स्कूल आना
निर्भर किया गया है। कोरोना के पहले बीच में पाठशालाएं बंद कर दी गई थी और उसके बाद में जिन बच्चों को वैक्सीन लगी हुई थी, कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया जा रहा था, उनकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई थी। लेकिन आज से कक्षा 1 से 9वीं तक के बच्चों की भी कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और बच्चों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन हम उन्हीं बच्चों को अनुमति दे रहे हैं जिनके अभिभावक सहमति पत्र लेकर के आ रहे हैं। जो बच्चे, उन्हीं को कक्ष में बैठने के लिए अनुमति दी जा रही है। और कोविड-19 के लिए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे प्रबंध किए गए हैं। उनके गेट पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है बच्चों के, और कक्षों को भी पहले से ही सैनिटाइज करवा दिया गया है। डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। बच्चों को हमने पहले ही व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया था कि अपनी पानी की बोतल लेकर के आनी है, अपना खाना लेकर के आना है। मिड डे मील का यहाँ पर भोजन आपको नहीं मिलेगा, घर से ही लेकर के आना है। सूखा राशन आपको दिया जाएगा। तो पूरी तरह से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के अंदर सभी प्रबंध, प्राचार्य और सभी ने मिलकर के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके। तो वहीं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की तीसरी लहर के चलते जिला रेवाड़ी में भी पिछले 1 महीने से स्कूल बंद थे, लेकिन सरकार के दिशा निर्देश पर बंद पड़े इन स्कूलों में फिर से रौनक वापस लौट आई है। तस्वीरें हैं रेवाड़ी के एक निजी स्कूल की, जहां कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए स्कूल में एंट्री से पहले सभी बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाकर और उनका टेम्परेचर मापने के बाद ही उन्हें कक्षाओं में एंट्री दी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रेयर भी कक्षाओं के अंदर ही करवाई जा रही है और सामाजिक दूरी और मास्क का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सर, कभी तो ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क के इश्यूज हो जाते थे और कभी नेटवर्क नहीं आते थे, कभी मैम नहीं रह पाती थी, इसलिए थोड़े डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे। अब स्कूल में आने पर हम मैम से कंसल्ट भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ आना है और क्या नहीं आना। तो बोर्ड की क्लासेस है, इससे इतने कंसल्ट नहीं हो पाते थे। आज अपने पुराने फ्रेंड्स से भी मिलेंगे, टीचर से भी मिलेंगे। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। क्या नाम बेटा? चंदन। चंदन, क्या कहोगे, आज लंबे समय के बाद आज स्कूल आए? इतने दिनों बाद स्कूल आके अच्छा लग रहा है। वो ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी बट कुछ समझ में नहीं आता था अच्छी तरह। इतने दिनों बाद स्कूल के अंदर सबसे पहले जैसे बच्चे आ रहे हैं, गेट के ऊपर ही हम बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवा रहे हैं। जहां पानी पीने की व्यवस्था है वहां भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है। सभी बच्चों को कोरोना गाइडलाइन को पालन करने के लिए समझा दिया गया है। सभी बच्चे मास्क के अंदर आ रहे हैं। क्लासरूम के अंदर भी सिंगल बेंच पे एक ही बच्चा बैठ रहा है। इस प्रकार की हमने व्यवस्था बनाई हुई है ताकि इस महामारी को हराया जा सके। समय के बाद आज ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद स्कूल में कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चों के बिना हम अधूरे हैं और ना बच्चे भी हमारे बैकफुट पे जा रहे थे, चाहे छोटे बच्चे हैं। इनको फ़ोन पे जितना समझ आता है बेचारों को, तो ये है कि अब स्कूल खुल गए, हमें भी बहुत खुशी है और हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। डॉक्टर सुदयद। मैडम, आज लंबे कोरोना काल के बाद लगभग 1 महीने बाद छोटे मासूम बच्चे आज स्कूल में आए। जी सर। क्या कहेंगे? सर देखिए, महामारी की मार पूरे देश पे है और उसमें हम और आप भी जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो हमारी शिक्षा पर पड़ा है। बच्चे काफ़ी समय से घर पर थे, हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे थे, परंतु हम जो देना चाह रहे थे वो बच्चों को नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बच्चे का और अध्यापक का एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है। जिस प्रकार से पेरेंट्स बच्चे को संस्कार देते हैं, उसी तरह से गुरु भी बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हैं। हम शिक्षा तो दे पा रहे थे, परंतु संस्कारों से हमारे बच्चे अछूते थे। आज हमारे इस विद्यालय के प्रांगण में दोबारा से बच्चों रूपी फूल खिले हैं, तो हमारा जो दिल है वो बाग बाग हो रहा है और हम अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाने में। तो अरविंद चौपाल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।